हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रैंकर्स व्यू पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम लोगों ने करेंट सेगमेंट स्टार्ट किया था जिसमें सितंबर महीने का 3 पार्ट देखा था और अक्टूबर स्टार्ट करके एक पार्ट हम लोगों ने देखा था। आउट ऑफ पटना होने की वजह से कुछ दिन मैंने क्लास नहीं ले पाया हूँ। खैर कोई नहीं, हम लोग अब रेगुलर करते हैं। तो आज जो हमारा है वो पार्ट 2 पर संबंधित है और आज पार्ट 2 में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो अक्टूबर 2023 से संबंधित है। तो आइए वो प्रश्न कौन कौन से हैं इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विशेष विवाह अधिनियम के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन की पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। दूसरा पॉइंट है कि ऐसे कानून बनाने या मान्यता देने के लिए संसद या विधानसभाओं को निर्देश दिया गया है। तीसरा है कि हालांकि शीर्ष अदालत ने समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है। अब इन तीनों स्टेटमेंट में कूट की सहायता से सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है केवल एक, बी में है 1 और 3, सी में है 1 एवं 2 और डी में है 1 2 3। इसमें जो क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन जो है वह केवल और केवल पहला सही है, सेकंड और थर्ड आपका गलत है। क्यों? तो आइए देखते हैं इसका व्याख्या, क्योंकि आप लोग बोले हैं कि व्याख्या को थोड़ा सा लिख के दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकमत फैसले में कहा है कि ऐसे जोड़ों को के लिए कानून बनाने और मान्यता देने का केवल संसद या विधानसभा का अधिकार है। इसमें न्यायपालिका कुछ नहीं करेगी। संसद या विधानसभा अपने राज्य में ऐसे नियम बनाए। दूसरा है कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए विधायिका को निर्देश देने का अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब अदालत जो है, न्यायालय जो है, वह संसद या विधानसभाओं पर फोर्स नहीं डाल सकती है। तो जो आपका दूसरा स्टेटमेंट था, यहाँ देखिए कि कानूनी बनाने या मान्यता देने के लिए संसद का विधानसभा को निर्देश दिया गया है, यह स्टेटमेंट यही गलत हो गया। निर्देश नहीं दिया है क्योंकि इसमें कह रही है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। फिर है स्टेटमेंट आपका कि 5 सदस्यीय पीठ में 3-2 के बहुमत से फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे जो जोड़े हैं उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। मतलब 3-2 से फैसला आया, 3 ने पक्ष में कहा कि नहीं, गोद नहीं लेंगे, 2 गोद का गोद ले जा सकता है। फाइनली ये हुआ कि 3 चूंकि बहुमत हो चुकी है तो गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। और ये स्टेटमेंट जो हमारा है इसमें देखिएगा, इसमें क्या स्टेटमेंट है तीसरा में कि हालांकि शीर्ष अदालत ने समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है। तो इस प्रकार ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो केवल और केवल ए सही हो गया। समझ रहे कैसे काटना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि 72 वर्षों के पश्चात भारतीय वायुसेना को नया ध्वज मिला है। इसमें कौन सा प्रतीक इस ध्वज में सम्मिलित नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि नीले रंग के ध्वज के दाएं कोने में भारतीय वायुसेना के लोगो जो है जोड़ा गया है। दूसरा है वायुसेना के लोगो के ऊपर अशोक स्तंभ है। तीसरा है देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते अंकित किया गया है। वायुसेना के आदर्श वाक्य जो है नभः स्पर्श वित्तम लिखा हुआ है। और इसमें कौन नहीं है तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। वायुसेना के लोगों के ऊपर अशोक चक्र नहीं है। अशोक चक्र नहीं होकर अशोक स्तंभ, याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया गया है। क्या है? अशोक स्तंभ के ऊपर जो शेर हैं उनको लिया गया। देखिए इसमें साफ लिखा कि वायुसेना के लोगों के ऊपर अशोक स्तंभ नहीं बल्कि अशोक स्तंभ का शेर लिया गया। देखिए ये लिया गया, ठीक है। बाकी आपका जो भी है सत्यमेव जयते, देखिए ये भी है वायुसेना का लोगो में नभः स्पर्श दित्तम भी है, झंडा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है जिसमें पहला स्टेटमेंट है जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 13 करोड़ 7 लाख है। जो टोटल जनगणना किया गया उसके अनुसार जो निकल के आ रही है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, 13 करोड़ 7 लाख। दूसरा है कि इस जनगणना के अनुसार कुल 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 983 पाई गई है। तीसरा स्टेटमेंट है कि कुल जनसंख्या में सर्वाधिक संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जगह पर ईबीसी एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। ईबीसी ये है। अब कूट का प्रयोग करना है और सही कथन का चयन करना है। तो देखिएगा कि जो पहली जनसंख्या इसमें है वो सही है, 13 करोड़ 7 लाख वास्तव में आंकड़े आए हैं।
दूसरा है कि 953 है, 983 नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट दो दो जैसे काटिएगा, देखिए इसमें भी है, 2 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, आंसर निकल गया 1 और 3। स्वाभाविक है तीसरा सही होगा। कुल संख्या का ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ईबीसी है ना सबसे अधिक है, बिल्कुल। ये इसका जो व्याख्या वगैरह है उसमें जनगणना अनुसार 100,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 953 है, ये पाई गई है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्म के आधार पर बिहार की जनसंख्या का घटनाक्रम कौन सा है? हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, सिख, ईसाई, सिख, जैन। हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध। हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन। और इसका सही आंसर है डी। पहले सबसे अधिक हिंदू है, फिर इस्लाम है, फिर ईसाई है, फिर बौद्ध है, फिर सिख है, फिर जैन है। इसका ये आंकड़ा देखते हैं तो देखिएगा सबसे ज्यादा हिंदू है, लगभग 81.99, मतलब लगभग 82% के आसपास, 82% के आसपास। इसके अलावा इस्लाम का 17.70%, फिर है ईसाई 0.05, फिर बौद्ध 0.85, 0.11 करके होगा 0.011, फिर 0. जैन का 0.0095। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि यह क्रम है बिहार में धर्मों का। फिर नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? ऑप्शन है आपका बाघा बॉर्डर, पंजाब कश्मीर बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, अटारी बॉर्डर अमृतसर, और बाड़मेर बॉर्डर राजस्थान। और इसका जो आंसर है वह है अटारी बॉर्डर पर फहराया गया। और इसका व्याख्या देख लीजिए क्या है। तो ये जो झंडा फहराया गया वास्तव में वह कुल 418 फुट ऊंचे पोल पर फहराया गया था, और यह पाकिस्तान के ध्वज से 18 फुट ज्यादा ऊंची थी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देश के हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत में अंतर्निहित सैन्य प्रणालियों, शासन कौशल, युद्ध कला एवं शासकों के सैन्य अभियानों आदि के अध्ययन कर सेवा के लिए आधुनिक चुनौतियों के लाभ उठाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट उत्थान, प्रोजेक्ट उद्भव, प्रोजेक्ट विरासत और प्रोजेक्ट रेनेसा। और इसका सही है प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव के माध्यम से खासतौर पर हम लोग सांस्कृतिक जो हमारे पास धरोहर थे, राजे रजवाड़े की युद्ध कला शैली वगैरह थी, उन शैलियों का हम लोग इस पर प्रयोग करेंगे। और ये 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली से शुरुआत की गई है प्रोजेक्ट उद्भव। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन अक्टूबर में भारत की यात्रा की। यह 20 वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात तंजानिया के किसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि सानिया हसन को डॉक्टरेट की मानक उपाधि से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया, और यह सम्मान पाने वाली वो पहली महिला है। तो ये दो स्टेटमेंट है और सही कथन का चयन करना है, सत्य कथन का। तो देखिएगा ऑप्शंस के अनुसार, पहला है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। और इसका वास्तविक आंसर है सी, केवल दो। पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट ये गलत है कि सिख राष्ट्रपति हैं सानिया सुलूह हसन, ये अक्टूबर महीने में भारत की यात्रा की। फिर ये 20 वर्ष नहीं बल्कि 8 वर्ष है, हाल ही में इससे पहले भी आते हैं। तो 8 वर्ष में कह सकते हैं कि 8 वर्षों से अधिक समय के बाद ही कोई तंजानिया का राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे। और ये पहले ही महिला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानक डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी करने वाली पहली महिला। नेक्स्ट है ये जो व्याख्या है। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें 6 समझौते पर भी बात हुई है। इन समझौते में एक प्रमुख है कि तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट, क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है कि 34वें ओलंपिक खेलों में क्रिकेट सहित 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह पहली बार है जब क्रिकेट को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया है। और इसका सत्य कथन चेक करना है, कुछ छूट गया है। अच्छा कोई इसमें सत्य कथन की पहचान करें, सत्य कथन की पहचान करें। और आंसर उसका हो जाएगा ए। 34 में जो ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स में, उसमें 5 खेल को शामिल किया गया, जिसमें क्रिकेट भी एक खेल है।
और यह पहली बार नहीं जबकि ये दूसरी बार इसका प्रयोग किया गया। व्याख्या देख लीजिए। 2028 में लॉस एंजल्स में 34वें ओलंपिक खेल क्रिकेट को शामिल किया गया। ठीक है, 5 खेल हुई हैं, इसमें ये भी एक है। T20 फॉर्मेट इसका जो है वो इसको एक्सेप्ट किया गया, इसमें लागू किया जाएगा। और इसके क्रिकेट को इससे पहले 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक खेल में खेला गया था। इसमें मात्र 2 टीम इंग्लैंड और फ्रांस ने भाग ली थी। तो यह पहली बार नहीं है बल्कि दूसरी बार है। तो इस प्रकार आधार पर देखा जाए क्वेश्चन को, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो सही कौन है? केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को जासूसी करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है? और ऑप्शन से आपका बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान। और सही आंसर है कतर। कतर की एक शीर्ष अदालत ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई है। 8 पुरुष जो पूर्व सैनिक हैं उनको। ये जो सैनिक हैं वहां की एक कतर की एक सेना से जुड़ी एक कंपनी है, अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कार्यरत है। और उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि उन पर आरोप है कि वहां की जो पनडुब्बी है उसके बारे में विशेष जानकारी वो इजराइल को देते रहे हैं। तो इजराइल को एक पनडुब्बी कार्यक्रम पर जासूसी करने के पंडित से उसको सूचना दे रहे हैं, इसलिए उनको लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमास द्वारा इजराइल पर हमले की कार्रवाई को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नाम दिया गया है। और दूसरा है स्टेटमेंट कि इजराइल द्वारा हमास पर जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना था। तो ये इसमें देखा जाए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। और इसका जो रियल आंसर है वह है डी, ना तो एक ना ही दो। बिल्कुल उलट दिया गया है। हमास द्वारा जो इजराइल पर हमला किया गया है, हमास द्वारा देखिएगा क्या नाम रखा गया, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और इजराइल द्वारा है वो है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। देखिए व्याख्या इसमें लिखा हुआ है कि हमास द्वारा अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है और इजराइल द्वारा ऑपरेशन आयरन स्क्वाड रखा गया है। तो ये दोनों पलटा हुआ था नाम, बाकी स्टेटमेंट। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार वर्ष 2023 में दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त की गई वर्षा सामान्य कम स्तर से कम रही। दूसरा स्टेटमेंट है कृषि मंत्रालय के अनुसार बागवानी फसलों का कुल उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में 0.29% कम रही। सब्जियों के पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि आलू में देखी गई रही। सत्य कथन का पहचान इसमें करना था। स्टेटमेंट है 1 2 3, 1 2 2 3 एवं 1 3। और इसमें सही स्टेटमेंट है जो है वह है डी, 1 और 3। इसमें देखिएगा कि निश्चित तौर पर कृषि मंत्रालय के अनुसार बागवानी का कुल उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में कम नहीं रही है बल्कि वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हो गई। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लीजिए कि 2023 में दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त की गई वर्षा समान स्तर से कम रही, बिल्कुल स्टेटमेंट पहला सही है। बागवानी फसल पिछले वर्ष की तुलना में 1.37 अधिक है, तो ये वृद्धि की गई है। दूसरा है कि 22-23 के दौरान देश में आलू का उत्पादन 56.18 मिलियन टन से बढ़कर 60.54 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक। सब्जी में 7.6% आलू का रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आलू में वृद्धि देखी गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि 2024-25 में नए समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि जो है मसूर में की गई है। प्रति टन, प्रति क्विंटल कहा जाए तो 425 रुपया। दूसरा स्टेटमेंट 24-25 में नए समर्थन मूल्य न्यूनतम वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि मसूर में और न्यूनतम वृद्धि चना में की गई। और कूट का प्रयोग करके 1 2 दोनों, ना तो एक नहीं दो, तो देना था। और इसका आंसर होगा सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर सर्वाधिक वृद्धि जो की गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में मसूर की, या न्यूनतम की गई चना की। ये दर्पण में देखिएगा, दर्पण में बिल्कुल आंकड़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अब है 13 नंबर, निम्नलिखित में कहा भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार से जुड़ा हुआ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में भाग लिया और संबोधित किया था। ये तीसरा समारोह चल रहा था, थर्ड। ये समारोह में कहाँ सम्मिलित हुई थी, कहाँ समारोह आयोजित किया गया था? जो कि दक्षिण बिहार है तो स्वाभाविक है कि दक्षिण के ही खासतौर पे जिले दिए गए हैं, गया, कैमूर, पटना, औरंगाबाद। और आपको सही कथन चयन करना था,
इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट ये भी रहता है। और याद रखिएगा इसमें गया में भाग ली थी, उन्होंने संबोधन दिया था। देखिए थर्ड है 20 अक्टूबर को गया में तीसरा समारोह में सम्मेलन में भाग ली थी और भारतीय खासकर बिहार की इस कल्चरल बिहार की जो संपन्न संस्कृति रही है, जैसे चाणक्य की, आर्यभट्ट की प्रथम गणतांत्रिक राज्य के रूप में, तो ये सब पर काफी ज्यादा उन्होंने अपने संबोधन में प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला नौ सैनिक शौर्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, कोच्चि। और इसका सही आंसर है लखनऊ। इसे व्याख्या देते हैं। लखनऊ में जो आयोजित किया गया है नौसैनिक शौर्य संग्रहालय लखनऊ में बनाया जाएगा। इसमें मिसाइल, युद्धपोत, टारपीडो से लेकर भारतीय नौसेना के पूरे इतिहास में जुड़े यादगार वस्तुओं को देखने को मिलेगा। और इसका कुल लागत जो है संग्रहालय का वह आपका 23 करोड़ रुपया है, लखनऊ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत संस्कृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? रघुवीर मलिक, वहीदा रहमान, टी पद्मनाभम, शिव शंकर। और इसका जो आंसर है वह है शिव शंकर। शंकर यहाँ पर शंकरी है। शिव शंकरी जो है वो तमिल की है ना, तमिल लेखिका है शिव शंकर या शिव शंकरी जो भी हो। तो एक तो ये तमिल की है और इनकी जो पुस्तक थी सुरव्या वासम एक संस्मरण है, इस पर लिखी गई है। इन्हीं के लिए इनको 2019 में ये पुस्तक विमोचित हुई थी और काफ़ी नाम कमाई। इनके लिए 2022 का सरस्वती सम्मान इनको दिया गया। तो ये कुछ 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो पार्ट 2 में हम लाने का प्रयास किए हैं। 15 और पार्ट 3 भी आएगा इस पर अक्टूबर में। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सब आपके कवर हो जाएंगे। इस प्रकार अक्टूबर महीने का भी उम्मीद है कल तक आप लोग का पूरा कवर हो जाएगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।